ये 21वीं सदी में महातबाही पर बनी किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि असली तबाही की तस्वीरें हैं। 24 घंटे हुई जबरदस्त बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने रियलाइज ही नहीं किया कि ऐसी फ्लड सिचुएशन बन जाएगी। आसमान में अंधेरा छा गया, लोग काफी डर गए, हर कोई शहर से बाहर जाना चाहता था। पानी में डूबा एक शहर। 2 से 3 घंटों में ही पानी का लेवल 8 फीट तक पहुंच गया था। शहर के करीब 30 लाख लोगों के पास बुनियादी चीजें भी नहीं बची। 70 लाख की आबादी वाली इंडिया की 3rd डेंसेस्ट सिटी एक आइलैंड में बदल गई थी। ट्रेन थम गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और बिजली का नामो निशान नहीं। ये कहानी है 2015 में आए दुनिया के 8वें सबसे महंगे नेचुरल डिजास्टर की। मौत का डर सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये कहानी है 2015 में चेन्नई में आए मेगा फ्लड्स की। 30 नवंबर 2015। सी लेवल से हजारों फीट ऊपर तबाही दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तक पहुंचने का जैसे इंतजार कर रही थी। इंडियन ओशन के टेम्परेचर्स सभी रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। उधर चेन्नई में अडियार नदी का बहाव शहर की तरफ मोड़ दिया गया था। सड़कों पर मौजूद चेन्नई के लोग सर्दियों में मॉनसून की एक और बारिश की तैयारी कर रहे थे। वहीं यहां से हजारों किलोमीटर दूर पेरिस में दुनिया भर के नेता क्लाइमेट चेंज पर बातचीत कर रहे थे। Climate change is a major global challenge. We see it in the risk of our farmers, the changes in weather patterns, and the intensity of natural disasters. और एक दिन बाद चेन्नई में ऐसी बारिश हुई जो सैकड़ों सालों से नहीं हुई थी। ये बारिश नहीं, मेगा फ्लड्स थे। और ये अपने पीछे छोड़ गई तबाही का एक खौफनाक मंजर और एक बिखरा हुआ शहर। इस तबाही में 280 लोगों की जान चली गई और हजारों लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। 2015 में आई ये जबरदस्त बाढ़ दुनिया के सबसे महंगे नेचुरल डिजास्टर्स में से एक साबित हुई। शुरुआती एस्टिमेट्स के मुताबिक इसमें करीब $3 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन उससे बड़ा नुकसान यह था कि इस बाढ़ ने चेन्नई के लोगों के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा। चेन्नई में आई बाढ़ ने इस शहर से लोगों का भरोसा कम कर दिया, क्योंकि इस फ्लड से सिर्फ लोअर और मिडिल क्लास का ही नुकसान नहीं हुआ था, अपर क्लास को भी नुकसान पहुंचा था। तो लोगों को लगने लगा कि ये शहर अब उनके लिए सिक्योर नहीं है। धीरे धीरे चेन्नई के लोगों की जिंदगी पटरी पर आती गई, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल भी घूमते रहे कि आखिर हुआ क्या था, हम इससे बच कैसे गए, और कहीं ऐसा फिर से तो नहीं होगा। मेरे 2 लड़के हैं, एक 7 साल का और दूसरा 13 साल का। 7 साल वाले को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे बड़े बेटे ने मुझे देखा और कहा, डैडी आर वी सेफ? आर वी सेफ? आई डोंट रियली नो। चेन्नई में आई जबरदस्त बाढ़ सिटी प्लानर्स के लिए एक सबक थी। आखिर वो क्या रीजंस थे जिसने इस शहर को घुटनों पर ला दिया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यहां के रीजनल मीटियोरोलॉजिकल ऑफिस ने पहले ही ये फोरकास्ट कर दिया था कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से 15 नवंबर के आसपास चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी। तमिलनाडु में 48% रेनफॉल विंटर मानसून से होती है, और ये आमतौर पर एक साथ नहीं होती, बल्कि 3-4 दिन तक रुक रुक कर होती है। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक यहां हर महीने होने वाली बारिश से 3 गुना ज्यादा बारिश हो चुकी थी, और इतनी बारिश 10 साल से नहीं हुई थी। भारी बारिश की वजह से नदियों और तालाबों से पानी बाहर निकलने लगा, डैम्स ऊपर तक भर गए
और साथ ही चेन्नई के कुछ हिस्सों में जबरदस्त बाढ़ भी आ गई। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। पूरे राज्य में 70 लोगों की जान चली गई और सेना को बुलाना पड़ा। लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। तेजी से बदल रहा मौसम दिसंबर की इस बारिश को पिछले सैकड़ों सालों में हुई सबसे खतरनाक बारिश बनाने वाला था। देखिए, ये है लो प्रेशर एरिया और ये जो एरिया है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है, यानी ये है स्लो मूविंग साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। और अगर ये रुकी हो तो बहुत ज्यादा बारिश होगी। और अगर आप विंड्स को देखें तो उस दिन विंड्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो तमिलनाडु की कोस्ट से आ रही थी। और देखिए, यहाँ स्टॉर्म क्लाउड्स हैं जो कि मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहे थे। लेकिन जब ये तमिलनाडु के पास आते हैं तब ये 35 के हो जाते हैं। तो अगर स्पीड कम होगी तो हम इसे कहते हैं मॉइस्चर कन्वर्जेंस। मेटियोरोलॉजिकल टर्म्स में हम इसे कहते हैं वेलोसिटी कन्वर्जेंस, जो मॉइस्चर बढ़ाता है। और इसलिए उस दिन काफी ज्यादा बारिश हुई। इस बारिश में ग्लोबल वार्मिंग का भी बड़ा हाथ रहा है। 2015 में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी। अक्टूबर में ओशन का टेम्परेचर 20th सेंचुरी के 15.9 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर से 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया था। और रही सही कसर 2015 के एल नीनियो ने पूरी कर दी। दरअसल एल नीनियो एक वेदर फिनोमिनन होता है जिससे पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज्यादा गर्म रहते हैं। इसका असर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स पर पड़ता है और अक्सर इससे काफी बारिश होती है। एल नीनियो का इंपैक्ट यानी तेजी से बन रहे तूफानी बादल और ईस्टर्ली विंड्स जल्द ही चेन्नई तक पहुंचने वाले थे। 1 दिसंबर की सुबह चेन्नई में काफी बारिश हुई। जल्द ही यहां मौसम का कहर बरपने वाला था जिससे इस शहर को कोई नहीं बचा सकता था। ये सब 1 तारीख की दोपहर को शुरू हुआ। काफी तेज बारिश हो रही थी और हालात खराब होते गए। आसमान में काले बादल छा गए। लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वो शहर से बाहर जाना चाहते थे किसी सेफ एरिया में, क्योंकि उन्हें लगा कि हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। घंटों तक बारिश होती रही और जल्द ही सड़कें नदियों में बदल गई। लोग तेजी से सेफ जगहों पर जाने लगे, लेकिन उन्हें अब भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये तेज बारिश चेन्नई को एक आइलैंड में बदल देगी। इस दौरान लगातार हो रही बारिश से चेम्बरमबाकम डैम तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये चेन्नई के बाहरी इलाके में बना है और यहाँ के मेन वाटर रिसोर्सेज में से एक है। इसका फुल टैंक लेवल है 24 फीट और इसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है करीब 33,000 क्यूसेक्स या क्यूबिक फीट पर सेकंड। जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ा, अथॉरिटीज ने पहले सुबह 10 बजे 10,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा, फिर 12 बजे 12,000 और 2 बजे करीब 21,000 क्यूसेक्स और 5 बजे तक ये आंकड़ा 25,000 क्यूसेक्स तक पहुंच गया। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी का लेवल बढ़ गया और हालात बहुत खराब होने लगे। शाम के आसपास भारी बारिश हुई और काफी देर तक होती रही और तकरीबन 8 बजे हमने देखा कि पानी रनवे तक पहुंच गया है और तब हमें डिसीजन लेना पड़ा एयरपोर्ट को बंद करने का। हमें उम्मीद थी कि बारिश जल्दी ही रुक जाएगी और हम 11 बजे सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम होते होते कई इलाकों में अंधेरा हो गया क्योंकि चेन्नई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी ताकि कहीं और कोई हादसा न हो जाए। जल्द ही इस शहर के हालात ऐसे हो गए कि यहां बारिश के कहर की वजह से न बिजली थी, न कनेक्टिविटी, साथ ही फोन भी बंद हो गए थे। डैम में पानी डेंजरस लेवल पर पहुंच गया था और रात 10 बजे डैम से जो पानी छोड़ा गया वो 29,000 क्यूसेक्स यानी 8,20,000 लीटर्स पर सेकंड की स्पीड से अडियार रिवर में जा रहा था। इस पानी को रात में 25 किलोमीटर का सफर तय करना था, जिससे अडियार के किनारे बसे करीब 4 किलोमीटर का इलाका पानी में डूबने वाला था। हालात और खराब तब हो गए जब अलग अलग टैंकों और रेजर्वॉयर से भी अडियार रिवर में पानी आने लगा और इससे आसपास की कई लो लाइंग लोकेलिटीज जो कि फ्लड बेसिन में मौजूद थीं, पानी में डूब गईं। हालात तब और बिगड़ गए जब 2 रेजर्वॉयर से पानी छोड़ दिया गया। ये पानी पुंडी और पुरल से कुअम रिवर में छोड़ा गया और इससे शहर के अलग अलग इलाकों में बाढ़ आ गई। चेन्नई अभी नींद के आगोश में गई ही थी कि खतरे ने दस्तक दे दी।
जब हम सुबह उठे तो घर में पानी भरा हुआ था। हर तरफ करीब 4-4.5 फीट पानी भरा हुआ था। हमारे सामने पानी नदी की तरह बह रहा था। सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि घर के बाहर काफी सारा पानी था। इतनी बारिश देखकर मैं तो हैरान रह गई। 6:30 तक पानी मेरे एंकल्स तक था, 7:30 तक मेरे नीज तक पहुंच गया, 8:30 तक मेरी थाइस तक, 9:30 तक मेरे हिप तक, 10:30 तक मेरे पेट से ऊपर, 12:30 तक ये चेस्ट तक आ गया था और 1:30-2 बजे तक मेरे शोल्डर तक। घर के अंदर ये 6 फीट था और अगर बाहर देखे तो 8 फीट था। बिल्कुल टाइटैनिक जैसा सीन था। जब हमने देखा कि स्प्लिट एसी से पानी लीक कर रहा था, एक जोर से आवाज हुई और एसी दीवार से उखड़ गया। पानी अंदर आया और बेसमेंट में पानी भर गया पूरी तरह से। सारा पानी वीरप्पा नगर में आना शुरू हो गया। यहाँ के सारे रेजिडेंट्स घबराकर घर से बाहर निकले ये देखने कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है। जब हम लोग बाहर जाने का सोच रहे थे मेन रोड की तरफ, तो हमने देखा कि बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है और वो पूरा एरिया पानी से कवर था। टोटल शैकल्स। 2 से 3 घंटों में ही पानी का लेवल 8 फीट तक पहुंच गया था। टेम्पल की कंपाउंड वॉल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। मैं वहीं खड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं तो हिल गया था। क्या ये चेन्नई है? वो ब्रिज कहाँ चली गई? बहुत सारे पैसेंजर्स चेन्नई से बाहर जा रहे थे और काफी लोग उन्हें सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे। वो सब यहीं फंस गए थे। तकरीबन 5000 लोग थे। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सिचुएशन कितनी खराब है। मुझे मेरे इन-लॉज का फोन आया कि पानी गर्दन तक पहुंच गया है। उन्हें वहां से निकालने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था बोट। जब बोट उस एरिया में पहुंची तो मैंने देखा कि पूरी फैमिली हमें देखकर रो रही थी कि हमें बचा लो, यहाँ से निकाल लो। मौत का डर मैं वहाँ मौजूद हर किसी के चेहरे पर देख रहा था। 1 और 2 दिसंबर 2015 के बीच चेन्नई में जितनी बारिश हुई उतनी 1901 के बाद किसी दिन नहीं हुई। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। लोग अपने घरों में फंसे हुए थे। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। लोग जान बचाने के लिए छतों पर इकट्ठा हो गए। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। शहर से आने जाने के सारे रास्तों पर पानी भर गया था। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बंद हो गया था। एटीसी ने हमसे पूछा कि क्या रनवे काम कर सकता है, क्या यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। मैंने आरटी यानी कि हमारे रेडियो पर बताया कि एयर स्ट्रिप अभी काम नहीं कर सकता और ऐसा हम तब तक नहीं कह सकते कि एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है जब तक कि हमारे सारे रिसोर्सेज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी नेचुरल क्लैमिटी से फेल ना हो जाए। कई इलाकों में तो पानी 18 फीट तक पहुंच गया। कारें और बसें डूब गईं। वो पुल जिन पर कभी गाड़ियां चलती थीं, वो पानी में डूबे हुए थे। 9 बजे जैसे ही मैंने टीवी पर फ्लड के शॉट्स देखे, मैंने अपना कैमरा लिया और मैं सैदापेट ब्रिज चला गया। 11 बजे पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ने लगा और 12 बजे तक सैदापेट ब्रिज पूरी तरह से डूब चुका था। जब 1 दिसंबर को हमने घर छोड़ा तो पानी यहाँ तक था। फिर अगले दिन सुबह पानी इतना हो गया था, आई थिंक शायद 9 फुट के आसपास था और फिर दोपहर में पानी 10 फुट को पार कर गया था। मेरा पोर्टिको दिख ही नहीं रहा था, वो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब गया था। हर जगह गंदा पानी भर गया। शहर में सांप खुलेआम घूमने लगे। बारिश के पानी ने किसी को नहीं छोड़ा। बाढ़ का असर हर जगह हुआ, लेकिन कुछ इलाके जो नदी के पास थे और जिन पर इनका सबसे बुरा असर हुआ वो थे जफर खान पेट, सायदापेट, कोट्टुपुरम, अडियार और चेन्नई एयरपोर्ट, जो अडियार फ्लड बेसिन में ही बना है। वडपलानी, वलसर्वकम, वेलचेरी, माड़ीपक्कम, तांबरम, मुड़ीचर और उरपक्कम जैसे इलाकों पर काफी बुरा असर हुआ। हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग अपने घरों में कैद हो गए। ये हर किसी के लिए एक खौफनाक वक्त था। उरपक्कम में रहने वाली सरान्या उन 2 दिनों को कभी नहीं भूल सकती। ये जान बचाने के लिए अपनी फैमिली के साथ छत पर चली गई थी। इनके फादर दिल के मरीज हैं। इनकी मदर इन लॉ को चलने में दिक्कत होती है और साथ में इनका 8 महीने का बच्चा भी था। जब पानी छत तक पहुंच गया तो जैसे इनकी सांस ही अटक गई। जब मैं टेरेस पर गई तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। जिन भी घरों में फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था
उनकी केवल छतें ही दिख रही थी। हमें लगा कि पानी अगर इसी तरह बरसता रहा तो कोई शक नहीं है टॉप फ्लोर भी डूब जाएगा, और अगर छत पर भी पानी भर गया तो हम कहाँ जाएंगे। और मेरी मदर इन लॉ भी रोए ही जा रही थी। अपने पीछे मैंने देखा कि मेरे फादर आंख बंद करके प्रे कर रहे थे, जो भी हो मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा बच्चा बाढ़ में ना बह जाए। मुझे लगा कि चलो अगर मौत का सामना करना ही है तो उसे ब्रेवली फेस करते हैं। मनाली न्यू टाउन में पी विजय कुमार अकेले रहते थे और इन्हें कोई मदद नहीं मिली। इस बाढ़ में इन्हें भी लगा कि अब ये नहीं बचेंगे। हर कोई अपने घर में फंसा हुआ था। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा था। रात हुई तो मुझे भूख लगने लगी। मैंने सारी शेल्फ्स देखी कि खाने के लिए कुछ है। मुझे एक बिस्किट का पैकेट मिला और टेबल पर 4 बनानास रखे थे। मुझे लगा कि पता नहीं अभी इस बाढ़ में कितने दिन मुझे और फंसे रहना होगा। मैंने बिस्किट के पैकेट और बनानास को अपने पास रख लिया। काफी देर सोचने के बाद मैंने हाफ बनाना और 3 बिस्किट्स खाए, लेकिन तब भी बारिश रुकी नहीं और पानी और तेजी से अंदर आने लगा। ये देखकर मैं बहुत डर गया था। दो बच्चों की मां सुनंदिनी अपनी मां की मौत की वजह से काफी परेशान थी और उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और 1 दिसंबर की वो रात उन्हें हमेशा याद रहेगी। उस रात हमने डिनर थोड़ा जल्दी कर लिया था और यूजुअली मैं अपनी डॉग रूबी को बाहर ही छोड़ देती हूँ, लेकिन क्योंकि उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी तो हमें लगा कि इसे अंदर ही खाना दे देना चाहिए ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो। तो हम करीब 10:30 बजे सोने चले गए और मुझे लगता है करीब 11:30 बजे रूबी ने भौंकना शुरू किया। वो ऐसा कभी नहीं करती। तो मेरी डॉटर ने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या हुआ है, और जैसे ही हम बेड से उतरे मैंने देखा कि पूरे घर में पानी आ गया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला पानी बहुत ही तेजी से अंदर आने लगा। अगर उस रात हमारी डॉग रूबी हमारे साथ नहीं होती तो मुझे लगता है मैं आज जिंदा नहीं होती। वो रूबी ही थी जिसने हमारी जान बचा ली। लेकिन बहुत से लोग सुनंदिनी की तरह किस्मत वाले नहीं थे। वो बाढ़ में फंस गए थे और उन्हें फौरन मदद की जरूरत थी। उन दिनों में तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के कंट्रोल रूम की टेलीफोन लाइंस लगातार बजती रहीं। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो लोग सबसे पहले हमें ही फोन करते हैं। हमने चेन्नई के उन इलाकों की पहचान की जहां खतरा सबसे ज्यादा था और हमने अपने लोगों को वहां पर मदद करने के लिए भेजा। पानी का तेज बहाव लोगों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था, जिससे फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चैलेंजिंग भी था और खतरनाक भी। तबाही इतनी ज्यादा थी कि एक बार फिर से डिफेंस फोर्सेस को बुलाना पड़ा। जब मैंने खुद इस एरिया का एरियल सर्वे किया तो जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि हालात कितने ज्यादा खराब हो गए हैं। कारें तैर रही हैं, लोग छतों पर फंसे हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस समय कितने लोगों की जान चली गई थी। इस शहर को डूबने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लोकल अथॉरिटीज से लेकर फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट, पुलिस से लेकर आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेशनल डिजास्टर फोर्सेस, लोकल वॉलंटियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सब इस रेस्क्यू मिशन में जी जान से जुट गए। ये पिछले 10 सालों में आई सबसे भयानक तबाही थी, इसलिए हमारे हाथों में एक बहुत बड़ा काम था और इसके लिए हमने 2000 लोग, 23 इन्फ्लेटेबल जेमिनी क्राफ्ट्स, 4 हेलीकॉप्टर्स, 4 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, सबको काम पर लगा दिया। नेवी की वॉरशिप्स 100 टन से ज्यादा रिलीफ मटेरियल लेकर आई। चॉपर्स के जरिए मुश्किल में फंसे लोगों को ढूंढा गया और उन तक मदद पहुंचाई गई। इस काम में करीब 1200 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लोगों को भी लगाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रबर की मोटर बोट से करीब 30 लाख फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2 तारीख की सुबह मैंने क्या देखा।
कई जगहों पर पानी 15 फीट से ज्यादा ऊपर पहुंच गया था। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ा होता चला गया और ये ऑपरेशन लगातार 7 दिन तक चलता रहा। हमने 4 टीमें बनाई जो ऑपरेशनल टीमें थीं, जो कि फील्ड पर थीं और बोट्स पर घूम रही थी। एक लॉजिस्टिक टीम थी जो कि उन लोगों को रिलीफ मटेरियल दे रही थी। इसके अलावा एक टेक्निकल टीम थी जो बोट्स को रिपेयर कर सकती थी। 10-15 बोट्स 35 टन से ज्यादा का रिलीफ मटेरियल लोकल्स को प्रोवाइड करा सकती थी। हम 5000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर पाए। मुझे लगता है उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज था टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पूरी तरह से खराब हो जाना। कई बार लोग खतरे में होते हुए भी अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो अपनी चीजों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। कई लोग अपने कैटल्स भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तेज बारिश के बीच लोगों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी रेस्क्यू फोर्स लगाई गई ताकि शहर को डूबने से बचाया जा सके। हमने एक कॉरपोरेट कंपनी से टाई अप किया और इस बात का ध्यान रखा कि जो लोग चेन्नई के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं वो वहीं रुक सकें। हमने वहां के लोगों से इन लोगों को कमरे देने के लिए कहा। ये एक छोटी सी हेल्प थी। हम एक कॉमन फ्रेंड के घर गए और शाम तक वहीं रुके। हमें जो भी खाना मिल सकता था हमने इकट्ठा किया। वहां जो भी गाड़ियां थी उससे खाना डिलीवर किया। 2:30-3 बजे तक वहां पर कई 100 लोग जमा हो गए और अगले दिन करीब 1000। मैं रेगुलर स्विमिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करता हूं तो मैंने कुछ बड़ी बड़ी लॉरी ट्यूब्स ली जिन्हें फ्लोटिंग डिवाइस की तरह यूज किया जा सकता है। हम थुराई पक्कम नाम की जगह पर गए। वहां जब हम छोटी छोटी गलियों में से जा रहे थे तो पानी एंकल्स तक था और फिर हम जैसे जैसे आगे की तरफ मेन रोड की तरफ पहुंचते गए पाली करनाई मार्च की तरफ जाने पर लेवल बढ़ गया था। सारे लोग अपनी छतों पर इकट्ठा थे और फिर हमने उन लोगों की पहचान की जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे वहाँ कुछ प्रेग्नेंट लेडीज थीं और साथ ही कुछ बीमार लोग भी थे। एक लेडी वहाँ पर खड़ी थी और उन्होंने ग्रिल पकड़ा हुआ था और उनका हाथ ऊपर था और सिर्फ उंगलियां दिखाई दे रही थी। तो वो पहली लेडी थी जिनको हमने बचाया और वहाँ पर करीब 10 से 12 फीट पानी था। चेन्नई और चेन्नई के लोग शायद एक बहुत गहरी नींद से जागे थे। वो उस शहर के लिए कुछ कर रहे थे जिसे वो अपना घर कहते हैं। चेन्नई में जो सबसे अफेक्टेड एरिया है काड़ूतांडल, वहाँ पर ये डिफेंस कॉलोनी का इलाका है। क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स डाउन थे तो मीडिया ने ही दुनिया को बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। न्यूज टीम के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम था। रिपोर्टर्स बोर्ड से रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो भी हमें खबरें मिल रही थी हम दुनिया तक पहुंचा रहे थे। वी वर देयर। जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गई तो ऐसा लगा कि कोई जंग चल रही हो। फ्लड इफेक्टेड एरियाज में लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे खाने के लिए, बेसिक एमिनिटीज के लिए। लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। हमने तय किया कि हम लोगों में सनसनी नहीं फैलाएंगे, बस जो सच है वही बताएंगे। सोशल मीडिया अपनों तक अपनी बात पहुंचाने का एक खास जरिया बन गया। मुश्किल के इस दौर में सोशल मीडिया के जरिए अजनबियों ने भी एक दूसरे की मदद की। कुछ हैशटैग्स लाइफ सेवियर्स बन गए। हमने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही 5 से 6000 वॉलंटियर्स को मदद के लिए भेजा। दुनिया भर के लोग पूछ रहे थे who would write in and say that मेरे पेरेंट्स, मेरे कजन्स, मेरी बेटी, मेरे बच्चे फलां जगह पे रह रहे हैं और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनसे। और थैंक्स टू सोशल मीडिया जिससे लाखों लोग जुड़ पाए विद स्ट्रेंजर्स, जस्ट राइटिंग सेइंग दैट प्लीज लेट मी नो, मैसेज दे दो। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। वॉलंटियर्स के बहुत सारे ग्रुप्स ने रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक एक्टिव रोल प्ले किया। उनमें से एक ग्रुप था हैम रेडियो एंथुसियास्ट्स का। हमने एक इमरजेंसी रिलीफ चैनल बनाया जिसमें हमारे पास ग्राउंड पर 10 to 15 हैम्स अवेलेबल थे और कई स्टेशंस हमारे बैकअप के तौर पर काम कर रहे थे। ग्राउंड रेस्क्यू टीम एक ऐसी जगह पर जाती थी जहां से मोबाइल हैम से इमरजेंसी स्टेशन तक बात पहुंचाई जाती थी जो कि रिलीफ एंड रेस्क्यू कलेक्शन सेंटर में था। और मैं आपको बता दूं हम वर्चुअली सारे हैम्स से कनेक्टेड थे अक्रॉस द सिटी। चेन्नई के लोगों को भले ही इस तबाही से बचा लिया गया हो, लेकिन कई सवाल अब भी बने हुए हैं। ये बाढ़ क्यों आई? क्या ये एक नेचुरल कैलामिटी थी या एक मैन मेड डिजास्टर? क्या चेन्नई फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? – 2015 की बाढ़ का चेन्नई के लैंडस्केप और इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा।
बहुत बर्बादी हुई। आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका, लेकिन रफ एस्टीमेट के हिसाब से तकरीबन 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये रफ एस्टीमेट है। अगर आप इन सब चीजों को जोड़ लें, इंडस्ट्रियल लॉस, बिजनेस लॉस, रेजिडेंशियल लॉस, इंस्टीट्यूशनल लॉस, इन सब को मिलाकर लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। जैसे जैसे पानी कम हुआ वैसे वैसे लोग अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। देखिए, पानी यहां तक आ गया था, अप्रोक्सीमेटली यहां तक 9 फीट ऊपर, और उसके बाद ही बोट्स यहां पर पहुंच गईं हमें बचाने के लिए, और हमारे नेबर्स हमारे सिक्योरिटी कैबिन के ऊपर चढ़ गए थे और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया। और ये लेवल था 7-7.5 फुट। मेरा हाथ वहां नहीं पहुंच रहा है, और इसी लेवल पर पानी रहा था करीब 2-3 दिन तक। हम बैग लेकर गए थे ये सोचकर कि जब पानी उतरेगा तो हम अपने घर वापस आएंगे, पर ये वैसा नहीं रहा। सब कुछ बदल गया था। मेरी वॉल पूरी तरह क्रैक हो गई है, आप खुद देख सकते हैं। पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि 8 फीट की वॉल टूट गई पूरी तरह से। सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सारी चीजें पानी में डूब गई थीं। और ये मेरा बेडरूम है, मैं अब भी इसे यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहां अब भी काफी गंदगी है। तो आप देख सकते हैं कि फ्लड के बाद हमारा ये लिविंग रूम खाली हो गया, सब कुछ खराब हो गया था, इसीलिए सब कुछ फेंकना पड़ा। अगर हमारे घर की ये हालत है तो हर घर की यही हालत होगी। मेरी 25 साल की सारी कमाई बर्बाद हो गई। मेरे सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेरे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स अब सब यहाँ पर सूख रहे हैं। आप जरा मेरी किचन देखिए, इस तरह की सफाई करने के लिए लोग नहीं मिलते। जरा देखिए तो कितनी बुरी हालत है इसकी। रेफ्रिजरेटर इस कॉर्नर पर था और वो लिटरली उस कॉर्नर में चला गया बाढ़ के पानी से। हमारे सारे कपड़े सीवेज में डूब गए थे, मतलब सारे कपड़े सीवेज के पानी में थे। जैसे ही खोला तो सारा पानी बाहर आ गया, अब भी स्मेल करता है। ये मेरे टीचर की एक रेयर बुक है, इसका प्रिंट भी मिट गया है, अब इसे पढ़ा नहीं जा सकता, और ये मेरे लिए इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग है। अब हमें फिर से एक नई जिंदगी शुरू करनी है। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे बहुत बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं। मेरे लिए सबसे वर्स्ट था मेरे बच्चों की मेमोरीज का चला जाना। जिस दिन वो पैदा हुए हमने उस दिन की पिक्चर्स को और वीडियोस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि उनकी फर्स्ट स्माइल, उनकी फर्स्ट वॉक, वो सब कुछ हमारी हार्ड ड्राइव पर था। फ्रिज, टीवी, ये सब तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो सब वापस नहीं आ सकता। वो मेमोरीज हमारे लिए बहुत कीमती थी और अब वो वापस नहीं मिलेंगी। बिल्डिंग तो अब भी यहाँ है, लेकिन घर नहीं रहा। इस बाढ़ ने सिर्फ घर और सामान ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। ज्यादातर परिवारों का तो इकलौता कमाने वाला ही नहीं रहा। बाढ़ की शुरुआत होते ही हम सब पास के एक स्कूल में चले गए। मेरे सिस्टर इन लॉ के 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड वापस आ गए। हमारा सारा सामान घर पर था, उसे बचाने के लिए घर आए, लेकिन जब वो आए तो पानी में खुद ही बह गए। मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। 80 साल की अकेली बुढ़िया। बाढ़ ने शहर को हिलाकर रख दिया। करीब 15 लाख लोग दूसरी जगहों पर भेजे गए और करीब 50,000 की नौकरी चली गई। बाढ़ ने उन पर सबसे ज्यादा असर डाला जो इसके लिए तैयार नहीं थे। आप तब पानी छोड़ना शुरू करते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती जब लेक से पानी छोड़ा जाता है। अगर अथॉरिटीज से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो काफी सारे घर बच जाते और उस रात जितनी दिक्कत हुई शायद उतनी नहीं होती। बाढ़ की चेतावनी तो दी गई थी, लेकिन चेन्नई के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था और वो अपने ही घर में कैद होकर रह गए। तो फिर आखिर एक नेचुरल कैलामिटी को एक्सपर्ट्स ने एक मैन मेड डिजास्टर क्यों कह दिया? तो क्या प्रशासन की लापरवाही, शहर की खराब हाइड्रोलॉजी मैनेजमेंट और जल्दबाजी में हुई अर्बनाइजेशन, इन सब की वजह से बाढ़ इतनी खतरनाक बन गई?
बारिश तो बस एक बहाना था, लेकिन इतनी जबरदस्त बाढ़ आने की असली वजह थी वेरी पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रोलॉजी ऑफ द सिटी। हमने अपने वेटलैंड्स को ठीक से मैनेज नहीं किया, रिवर्स को ठीक से मैनेज नहीं किया, और हमारे पास अपने रिजर्वॉयर्स को मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी नहीं है। चेम्बरमबाकम लेक इस शहर के ड्रिंकिंग वाटर का एक सोर्स है। उस रेजर्वॉयर में वाटर लेवल को मॉनसून के दौरान फुल टैंक लेवल से 2 फीट नीचे रखा जाता है। इससे न तो पानी की कमी होती है, फ्लड कंट्रोल भी हो जाता है और डैम सेफ भी रहता है। जब डैम्स बनाए जाते हैं तो इन्हें मल्टीपर्पस रेजर्वॉयर्स माना जाता है, जिन्हें इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया है। आमतौर पर इसमें 1/3 पानी को डेड स्टोरेज, 1/3 को वाटर सप्लाई और 1/3 को फ्लड वाटर स्टोर करने के लिए रखा जाता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में सूखे का खतरा काफी रहता है, इसलिए 80% को वाटर सप्लाई और 20% को फ्लड वाटर स्टोरेज के लिए रखा जाता है। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ होगा, जो बारिश आई वो इस 20% से ज्यादा होगी और इससे अथॉरिटीज को मजबूरी में फ्लड गेट्स खोलने पड़े होंगे ताकि चेम्बरमबक्कम रिजर्वायर में जो बारिश का पानी आया वो जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकल सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चेम्बरमबाकम लेक और अडियार 200 दूसरी वाटर बॉडी से इंटरकनेक्टेड हैं। चेम्बरमबाकम लेक अडियार को सिर्फ 44% पानी देती है, जबकि उस दिन डैम से करीब 29,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया था। जब ये पानी दूसरी लेक से होता हुआ आगे बढ़ा और रास्ते में दूसरी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी इसमें जुड़ती गई तो पानी काफी ज्यादा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि पानी 100,000 क्यूसेक्स तक पहुंच गया था। अडियार का नॉर्मल फ्लो 1000 है। इस बार ये सिर्फ एक सोर्स से ही 29 गुना ज्यादा था। यहाँ पे 300 वाटर सोर्सेज हैं, बाकी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अडियार से नॉर्मली जितना पानी बहता है उस दिन उसका 60 गुना बह रहा था। अडियार एक स्लो और जेंटल रिवर है जो शहर के बीच से होकर बहती है। इसमें अक्सर बहुत कम पानी रहता है, बस बाढ़ के दौरान इसमें पानी ज्यादा हो जाता है। इसके रास्ते में एक ड्राई एरिया भी आता है जिसे फ्लड बैंक कहते हैं, जहां बाढ़ के दौरान ज्यादा पानी अकोमोडेट हो जाता है। लेकिन अडियार के काफी सारे फ्लड बैंक्स पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और इसलिए बाढ़ के दौरान सारा पानी शहर में घुस गया। अडियार के किनारे पानी से भर गए थे और निचले इलाके डूब गए थे, और इसकी कुछ वजहें हैं वेटलैंड्स का इंक्रोचमेंट और खराब अर्बन प्लानिंग। चेन्नई बहुत ही फ्लैट है, तो अगर पानी चैनल से ड्रेन नहीं हो पाता तो ये जमीन में चला जाता है, और अगर आप इन वाटर बॉडीज की कैपेसिटी को कम करोगे तो दिक्कत तो जरूर ही होगी। नवंबर में बारिश आने की वजह से लैंड और वाटर बॉडीज पहले से ही सैचुरेट हो चुकी थी, और जब दिसंबर में बारिश आई तो इस शहर की पानी को सोखने की कैपेसिटी पहले से ही खत्म हो चुकी थी। ये जगह जहां हम खड़े हैं ये कभी 6000 हेक्टेयर में फैली हुई थी और ये पूरे चेन्नई शहर का फ्लड मिटिगेशन जोन था। इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी गई और इसीलिए यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज और इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने की परमिशन दे दी गई। मार्शेस नेचुरल स्पंजेस का काम करते हैं और एक्सेस वाटर फ्लो को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन चेन्नई के वेटलैंड्स, ओपन स्पेसेस और फ्लड प्लेन्स की जगह अब कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स ने ले ली है। शुरुआत में ये जगह एग्रीकल्चरल एरिया या मार्शेस होते थे, इसलिए जब पानी छोड़ा जाता था तो ये इलाके भर जाते थे और इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब लैंड यूज पूरी तरह से चेंज हो गया है। कोई फ्लड मिटिगेशन प्लान या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं होता। स्पेशली अडियार के केस में तो लार्ज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही बने हुए हैं इसके किनारे पर। इस तरह की बिल्डिंग्स डैम्स का काम करती हैं, तो जब इनसे पानी टकराता है तो उसे जाने के लिए जगह चाहिए होती है, तो ऐसे में ये दीवारों को तोड़ देता है और पानी काफी बड़े एरिया में फैल जाता है। तो ये जो बाढ़ आई इसकी असली वजह ये है कि हमने चीजों को ठीक से प्लान नहीं किया। हमने तो सोचा था कि पानी हमारे आसपास से यूं ही निकल जाएगा। चेन्नई में कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स 1991 से 13 गुना बढ़ गए हैं, जबकि फ्लड प्लेन्स और ओपन एरियाज 25% कम हो गए हैं। सैटेलाइट इमेजेस और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से पता चलता है कि चेन्नई के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन्स में सबसे ज्यादा अनप्लान्ड ग्रोथ है, और जहां जितने मार्शलैंड्स कम हैं, वो इलाके बाढ़ से उतने ज्यादा प्रभावित होते हैं। चेन्नई ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई
नेचर को धोखा देकर जिसे हम कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट, ये कुछ नहीं सिर्फ पागलपन है। जमीन हमें नेचर ने दी है, पानी हमें नेचर ने दिया है और इन दोनों के बिना हम नहीं रह सकते। तो आपको नेचर की जरूरत के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। आप नेचर को धोखा नहीं दे सकते। पहले 650 वाटर बॉडीज, स्टोरेज टैंक्स, वेटलैंड्स एंड लेक्स थे, जो अब 30 से भी कम बचे हैं। बाकियों को आईटी पार्क्स, मॉल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में बदल दिया गया है, जिससे शहर की नेचुरल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई है। पिछले कुछ सालों में करीब 15 लाख इलीगल स्ट्रक्चर्स बन गए हैं और वाटर बॉडीज पर कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एक्सप्रेसवेज और हाईटेक बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। तो जब बारिश आती है तो पानी को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता और ये मेगा फ्लड्स एक मेगा डिजास्टर बन जाते हैं। सवाल ये है कि जब आप कहते हैं 100 साल में एक बार आने वाली बारिश, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने इस शहर को 100 साल से कम के लिए बसाया है? आपके शहर का डिजाइन टाइम क्या है? अगर एक सिटी को डिजाइन किया जाता है 10 ईयर टाइम फ्रेम के हिसाब से या फिर 3 ईयर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो उतने ही टाइम तक ही शॉक्स को ये टॉलरेट कर सकती है। मुझे लगता है कि एक थर्ड वर्ल्ड सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में हरिकेन सैंडी आया, न्यू ऑरलिन्स में हरिकेन कैटरीना आया। वर्चुअली हमारी सारी सिटीज ठीक से डिजाइन नहीं की गई क्योंकि हमने ये सिटी ऐसी जगह पर बसाई है जहां लोग नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अब इस रीजन में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से देखना होगा। हमारे पास कितने चैनल्स हैं, उन्हें कौन मेंटेन करता है, कितने वेटलैंड्स मार्शल्स का रास्ता रोक रहे हैं, इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। नहीं तो चेन्नई में इस तरह की बारिश हर साल होगी और कम से कम मेरी रिसर्च तो यही कहती है। चेन्नई में बाढ़ के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से हर तरह के लोगों ने मदद की। जरूरत के सामान से लेकर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तक अलग अलग लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस ने बाढ़ से बेहाल चेन्नई को फिर से खड़ा करने में अपनी तरफ से पूरी मदद की। सिविक अथॉरिटीज, कॉर्पोरेट्स, सिटीजन्स, शायद इस देश के लोगों को ये एहसास हो गया था कि चेन्नई जैसी तबाही कहीं भी आ सकती है। 2015 के चेन्नई फ्लड्स तो सिर्फ एक ट्रेलर है उस तबाही का, जो इसी तरह से मौसम बदलने की वजह से पूरी दुनिया में आ सकती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस काफी बढ़ गई हैं और इससे गर्मी भी काफी बढ़ी है, जिससे पूरी दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न्स पर काफी असर पड़ा है, जिससे सी वाटर लेवल्स के साथ ही स्टॉर्म फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ी हैं। तो पानी के बढ़ते लेवल से कोस्टल सिटीज पर इसका असर तो होगा ही। ये क्लाइमेट चेंज का इरा है और क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और वो भी बहुत जल्दी। लोग क्लाइमेट चेंज की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं, नेचर की पावर को नहीं समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी और एक कंफर्टेबल लाइफ की वजह से लोगों में नेचर का डर बिल्कुल नहीं रहा, और नेचर का डर एक बहुत ही हेल्दी इमोशन है जो लोगों में होना चाहिए। पिछले 100 सालों में ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर्स करीब 1 डिग्री बढ़ा है। ग्लोबल सी लेवल्स लगभग 4 से 8 इंचेस बढ़ गए हैं और इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े अलग अलग फैक्टर्स। 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही एशिया में 550 फ्लडिंग इवेंट्स हो चुके हैं, जिससे एशिया के 85 करोड़ लोगों पर इसका असर हुआ है। फिलहाल बाढ़ से हर साल 2 करोड़ 10 लाख लोगों पर असर होता है। माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 2030 तक 5 करोड़ 40 लाख पहुंच सकता है। इंडिया में 7 मेजर रिवर्स हैं और सैकड़ों छोटी रिवर्स हैं, साथ ही 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। इससे यहाँ बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा है। इंडिया के 34 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। 2030 तक ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है। शहरों में डेंस पॉपुलेशन से एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट होता है, जहां टेम्परेचर्स रूरल सराउंडिंग एरिया से गर्म होता है। जब भी बारिश से भरे हुए बादल इन इलाकों से गुजरते हैं तो गर्म हवा उन्हें ऊपर धकेल देती है, जिससे कि उस जगह पर बारिश होने लगती है, जो कई बार बहुत तेज हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम के बंद होने, सबर्ब्स में स्टॉर्म वाटर ठीक से ड्रेन न होने और कम होते वेटलैंड से बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ कोई 100 साल में एक बार नहीं आएगी या 10-20 साल में एक बार नहीं आएगी, ये तो बार बार आती रहेगी जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हमें अपनी नदियों को बहने देना है,
और अपनी सिटी के वाटर एसेट्स के साथ वैसा सुलूक नहीं करना है जैसा हम पहले से इसके साथ सुलूक करते आए हैं। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी, और अगर हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो अपने तरीके से रिस्पेक्ट करना सिखा देगी। नेचर का हमें सबक सिखाने का तरीका खौफनाक है और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मुंबई में जबरदस्त बाढ़ मीठी नदी के पास हुई अर्बनाइजेशन की वजह से आई थी। उत्तराखंड में 2013 में आई बाढ़ भी इसलिए खतरनाक हो गई क्योंकि नदी के किनारे काफी इंक्रोचमेंट था। इंसान के लालच की वजह से पहाड़ी इलाकों पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इंसान को नेचर के साथ मिलकर ही रहना होगा। हमारी प्लानिंग, हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारा रहने का तरीका सब कुछ नेचर के हिसाब से ही होना चाहिए। नेचर के अगेंस्ट जाकर डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, इससे ये बर्बाद हो जाएगी। 2005 में मुंबई में आई भयानक बाढ़ के बाद अर्बन फ्लडिंग पर एक पैनल बनाया गया जिसके हेड थे प्रोफेसर कपिल गुप्ता। मुंबई में 2005 में आई बाढ़ के बाद दिल्ली में भारत सरकार की नींद खुल गई और हमने नेशनल डिजास्टर अथॉरिटीज गाइडलाइंस बनाई अर्बन फ्लडिंग की मैनेजमेंट के लिए। इन गाइडलाइंस में कहा गया कि प्लानिंग की जो यूनिट है वो वाटरशेड या नेचुरल कैचमेंट होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज। लो लाइंग एरियाज में कोई डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। जहां भी ऐसी डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो वहां सबसे अच्छे तरीके जैसे कंस्ट्रक्शन, स्टिल्स, होल्डिंग पॉन्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बाढ़ रोकने के लिए काफी जरूरी माना गया है। जितना पानी हम ओवरहेड टैंक्स में स्टोर करते हैं उतना ही कम से कम पानी ड्रेनेज सिस्टम में जाना चाहिए जिससे कि बाढ़ को रोका जा सके। हालांकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस बन तो गई हैं, लेकिन अभी ये सारी इंडियन सिटीज में इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। हमारी सिटीज ड्राउट प्रूफ नहीं है, हीट प्रूफ नहीं है, रेन प्रूफ नहीं है, क्लाइमेट प्रूफ भी नहीं है। ये बिल्कुल सेफ नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की इस रेस में शहरों पर खतरा कम होने की बजाय बढ़ गया है और इसी से पता चलता है कि हमने तरक्की की क्या कीमत चुकाई है। आपको हम्बल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना होगा ताकि हम सिटी को डीपॉपुलेट कर सकें, यानी कि भीड़ से दूर जा सकें, ऐसे इलाकों में ना रहें जहां खतरा ज्यादा है। 2015 के चेन्नई मेगा फ्लड्स में मदर नेचर ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया तो इंसानियत ने अपना सबसे अच्छा रूप। एक तरफ बर्बादी का मंजर था तो दूसरी तरफ बहादुरी का। ये एक रिमाइंडर है कि हम कितने खतरे में हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो हुआ वो दोबारा ना हो, कभी भी ना हो। मुझे कितना दुख है मैं जानती, ऐसे पूरे के पूरे लोग हैं जिनका मेरी हालत है।